अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। एमसीक्यूज का पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जैसा कि मैंने अकाउंटिंग कमर्शियल ज्योग्राफिया की एमसीक्यूज की तैयारी करवाई, तो अब स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने मॉडल पेपर के एमसीक्यूज को सॉल्व किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आई एम श्योर आपने देखी भी होगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी की होगी। आज की दूसरी वीडियो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे सिलेक्टेड हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसमें से बहुत से एमसीक्यूज आएंगे और अगर इसमें से एमसीक्यूज ना भी आए तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके वो तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा जो कि आप किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टैटिस्टिक्स के सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे आपके लिए। स्टैटिस्टिक्स की बहुत सी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, आप उसे लाजमी देखिएगा। पार डायग्राम, बार डायग्राम और हिस्टोग्राम, मीन मीडियन मॉड और ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा से मीन कैलकुलेट करना, मीडियन कैलकुलेट करना, टेली मार्क्स की वीडियो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो, काउंटिंग टेक्निक्स की वीडियो, ये तमाम चीजें चैनल पर मौजूद हैं, आप उन्हें देखिएगा। और अब चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला एमसीक्यूज है, उसमें बोल रहा है कि आपके पास अ पैरामीटर डिस्क्राइब्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो पैरामीटर है ये पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है। दूसरा ऑप्शन है डैश जज द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को जज करता है कि इकोनॉमी कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनर इज अ मेथड टू ऑब्टेन प्राइमरी, सेकेंडरी, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कि रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, याद रखिएगा। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के हवाले से भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह ताला वो देखने के बाद आप प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की डेफिनेशन को बआसानी सॉल्व कर सकेंगे, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अ सैंपल इज अ पार्ट ऑफ, सैंपल जो है वो पार्ट होता है पॉपुलेशन का, और सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं फिर दोहरा रहा हूं, सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टैटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस और पर्सन इज नोन एज वेरिएबल, जो कि चेंज होता है टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरा वेट 70 kg है, आपका वेट 45 होगा और आप बताइए, जी आप बताएं आपका वेट कितना है, कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। इफ नंबर ऑफ क्लासेस 5 देन रेंज इज 15, तो आपको विड्थ मालूम करनी है। यहाँ एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में सॉल्व करवा चुका हूँ और ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। हाइट निकालने का फॉर्मूला है, यानी विड्थ निकालने का फॉर्मूला, जो कि रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। याद रखिएगा, एक एमसीक्यू लाजमी आएगा। रेंज कैसे निकालते हैं, तो डाटा में जो मैक्स वैल्यू होती है, नहीं मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसमें से आप मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दें तो रेंज आ जाएगी। खैर यहाँ देखें, रेंज हमारी 15 है, नंबर ऑफ क्लासेस 5 है, इन दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ रहा है 3, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज 0.4 एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, आपको ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना लाजमी सीखिएगा, जिसकी वीडियो मौजूद है मेरी प्लेलिस्ट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करें, ये सवाल लाजमी आएगा पेपर में। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला है एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ। आपने कहा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.4 दी हुई है, जो कि आपने यहाँ लिख दी, बराबर एफ फ्रीक्वेंसी आपको मालूम करनी है और समीशन एफ यानी टोटल फ्रीक्वेंसी आपको 100 दी हुई है। तो आपने कहा 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 0.4 से, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100 40, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 40 है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने अपने पिछले एमसीक्यूज की वीडियो में जिसमें मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया था, उसने बताया था आपको मीडियन कैलकुलेट करना और बताया था कि मीडियन का आंसर है 0। इसकी वजह ये कि मीडियन मिडिल टर्म वैल्यू होती है,
तो वहां पर द अरेंजमेंट ऑफ द डाटा जो होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, इसको एरे बोलते हैं, याद रखिएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो शुरू में 2 है, देन 3 और फिर 2। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल कहलाएगी। इसकी वजह ये कि जो ज्यादातर ऑब्जर्वेशन है वो सेंटर में आ रही है। तो जब किसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज्यादातर ऑब्जर्वेशन सेंटर में आ रही हो तो ये आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक खास बात होती है कि उसका मीन मीडियन मोड बराबर आता है। देन फॉर अ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ ऑल परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ये 100 होना चाहिए। याद रखिएगा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का आंसर 100 होगा। और जो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, उस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर हमारे पास टोटल आंसर 1 होता है। यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल आंसर हमारे पास 1 होगा। और परसेंटेज जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर हम तमाम सारी फ्रीक्वेंसीज की परसेंटेज निकाले तो जो टोटल आंसर आएगा वो 100% होगा। देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ओजाइव के थ्रू हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास जो हिस्टोग्राम है उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। पाई चार्ट हमारे पास सर्कल शेप चार्ट है और बार डायग्राम, बार ग्राफ को कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ चीजों को डिफाइन करने के लिए बताया जाता है। सर्कुलर डायग्राम यूज टू डिपिक्ट डाटा, ये पाई चार्ट होता है जो कि सर्कुलर चार्ट होता है। और पाई चार्ट किस तरह बनता है, पेपर में लाजमी आएगा ये सवाल, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है, पाई चार्ट किस तरह बनाएंगे, प्रोटेक्टर के जरिए, दैट मीन डी के जरिए वो बनाना सिखाया है। तो डेफिनेटली विच विल रियली हेल्प यू आउट कि किस तरह से ये बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन है इफ द मीडियन ऑफ अ डाटा इज 20, कि जो मीडियन ऑफ अ डाटा वो 20 है, इट मीन्स कि जो 50% ऑब्जर्वेशन है ना वो 20 से कम है। मीडियन मिडिल टर्म को बताता है कि बीच वाली वैल्यू का है। इसका मतलब बीच में अगर 20 आ रहा है तो 20 बाकी 50% जो ऑब्जर्वेशन है वो 50% ऑब्जर्वेशन और 20 से कम है। नेक्स्ट है द एवरेज डैश, दैट इज क्वांटिटी विच डिवाइड द डाटा इनटू 2। तो बेसिकली मीडियन ही है जो डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। मॉड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा होती है जो कि बार बार आ रही होती है, रिपीटेड वैल्यू होती है। अर्थमेटिक मीन एवरेज ऑफ द डाटा होता है। अब सवाल है भाई के समीशन P0 Q1 बराबर है 47, समीशन P1 Q1 आपके पास, क्योंकि आपको बताना है पाशे आई पाशे। देखो मैंने पहले भी बताया था जब हम बात कर रहे थे आपके पास मॉडल पेपर के MCQs की, तो उसने बताया था कि जो लास्ट पर इंडेक्स नंबर होता है उसको बेस ईयर बोलते हैं, पाशे होता है उसको करंट ईयर बोलते हैं, क्योंकि उसमें करंट ईयर क्वांटिटी यूज होती है। तो अब उस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब इस MCQs को जरा गौर से देखिएगा तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप आराम से सॉल्व कर सकेंगे। P1 का मतलब होता है करंट ईयर प्राइस, Q1 का मतलब होता है करंट ईयर क्वांटिटी, P0 का मतलब होता है बेस ईयर प्राइस और Q1 का मतलब होता है करंट ईयर क्वांटिटी। तो आपने बोला आई पाशे का फॉर्मूला है समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q1, इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। P1 Q1 62 है, डिवाइड कर देंगे 47 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर आ रहा है 131.91, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट है बोल रहा है इफ समीशन P0 Q0 इज इक्वल टू 1 और 4, समीशन P1 Q1 160, समीशन P0 Q1 124, समीशन P1 Q1 174। तो आपको फिशर इंडेक्स मालूम करना। याद रखिए फिशर इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। अच्छा, आइडियल इंडेक्स नंबर किस तरह मालूम करेंगे, सबसे पहले आपको आई पाशे मालूम करना पड़ेगा। आई पाशे हमारे पास करंट ईयर फॉर्मूला होता है, करंट ईयर बेस ईयर होता है, तो इसको मालूम करने का तरीका मैं ऊपर बता चुका हूं। आपने P1 Q1 को लिया, P1 Q1 174 है, P0 Q1 को लिया जो कि 124 है, दोनों को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, आंसर आ रहा है 140.3। फिर आए लास्ट ईयर मालूम किया जिसको बेस ईयर फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बेस ईयर क्वांटिटी यूज हो रही है। तो अब देखो P1 Q0 160 है, उसको ऊपर रखा, P0 Q0 114 है, उसको डिनोमिनेटर में रखा, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आपके पास आई पाशे भी आ गया और आए लास्ट ईयर भी आ गया। लेकिन आपने मालूम करना है आई फिशर मालूम करने का तरीका ये कि आई पाशे को मल्टीप्लाई कर दें आई लास्ट ईयर से और उसका अंडर रूट निकाल दे। तो 140.3 मल्टीप्लाई बाय 140.3 का अंडर रूट निकाले तो आंसर आ रहा है 140.3 और यही हमारा आंसर है। अगला है एन इंडेक्स नंबर में बी वेटेड। एक इंडेक्स नंबर या तो वेटेड होगा या अनवेटेड होगा। वेरी गुड।
एन इवेंट इन द प्रोबेबिलिटी दैट विल नेवर बी हैपन, अभी एक इवेंट है जो कि प्रोबेबिलिटी में आ नहीं सकता, तो उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जो कि नहीं आ सकता, जिसके आने के चांसेस नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने मॉडल पेपर में एमसीक्यूज करवाया तो उसने बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यूज है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी नॉट ई, याद रखिए नॉट ई का मतलब है पी कॉम्प्लीमेंट, पी ई कॉम्प्लीमेंट। तो बोल रहे पी ना हो उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर आपके पास पी ई 0.07 है तो याद रखिए मैंने बोला पी ई, लेट सपोज इसको मैं ये बोल देता हूँ भाई ये पी ई है, तो भाई ये पी ई आपके पास 0.07 आपको पता है भाई कि पी ई 0.07, और मैं ये बोल देता हूँ पी नॉट ई, और मेरे को प्रोबेबिलिटी नॉट ई मालूम करनी है। अच्छा जी, पी नॉट ई मालूम करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, आपने कहा कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है, आप उसमें से पी ई मालूम करें जो कि 0.07 है, उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास पी नॉट ई आ जाएगा 0.93, और ये कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका भी है, यानी इसको वो इस तरह बोल देता था पी ई कॉम्प्लीमेंट मालूम करो। तो पी ई कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए आप 1 को पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से माइनस कर दें तो आपके पास पी नॉट ई आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। अभी एक डाइस है, उसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, छक्का। अगर नहीं है तो देख लो, अदरवाइज मेरी वीडियो है जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना बताया है, उसको जरा डाल के देखो, उसमें मैंने डाइस आपको दिखाई है डाइस किस तरह होती है। अब डाइस में 6 साइड होती हैं, आपको चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर क्या हो सकते हैं, या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, 2 होगा 4 होगा या 6 होगा, ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर कितने, 3। टोटल आपके पास सैंपल कितने, 6, तो आंसर आ रहा है 1/2। याद रखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पी प्रोबेबिलिटी बराबर है एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, दैट मीन्स नंबर ऑफ अवेलेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस। तो एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, ये हमारा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 tails व्हेन 2 coins आर टॉस्ड। अभी 2 कॉइन टॉस किए ना, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस देखते हैं। मैंने कॉइन की सैम्पलिंग भी बताई है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो डेफिनेटली कॉइन का आएगा और डाइस का आएगा। आप देख लें आराम से, इसको बड़े सुकून से मैंने क्वेश्चन करवाया है, बहुत ही रिलैक्स एनवायरनमेंट में बोर्ड पर सॉल्व करवाया है। अभी तो टाइम कम है लिहाजा इसलिए यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो हेड हेड कॉमा हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, तो यहाँ पर आपके पास 2 टेल आने के चांसेस क्या हैं, सिर्फ एक चांस है। टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 4 आपने लिखा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4, और एक चांस है 1, तो ये आपका आ गया 1/4। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम इफ द विनिंग प्रोबेबिलिटी 0.3। याद रखिए टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो अगर एक गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो हारने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.7। अच्छा, नेक्स्ट है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। तो ताश अगर कोई खेले तो उसको पता होगा भाई कि जो, अच्छा अगर आपने कभी नहीं खेला और आपको ताश के बारे में नहीं पता, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स की एक वीडियो अपने चैनल पर डाली है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी ट्रिक्स, जिसमें मैंने कार्ड की सैंपल स्पेस को बताया है। आप लाजमी देखिएगा, आपको कार्ड की सैम्पलिंग समझ में आ जाएगी। तो जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं उनमें 2 किंग होते हैं, और टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 हैं। तो मैंने कहा 52 कार्ड्स हैं और आपको 2 कार्ड में से एक चाहिए, यानी आपको किंग चाहिए। तो किंग आने के चांसेस कितने, 2, और टोटल ब्लैक कार्ड, टोटल कार्ड्स कितने, 52। तो 2 को जब आप 52 से डिवाइड कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1/26। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एग्जिस्ट। याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो 1 हो सकती है, 2 डिवाइड बाय 5 हो सकती है, 3 डिवाइडेड बाय 7 हो सकती है, -1/5 नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती। 5C1 का आंसर 5 है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कि भाई कैलकुलेटर से किस तरह परम्यूटेशन निकालते हैं और कैलकुलेटर से किस तरह कॉम्बिनेशन निकालते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चैनल को डेफिनेटली आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी भला हो, कर भला हो भला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।